हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था का माइंड मैप बना रहे थे। क्या बना रहे थे? भारतीय राज्य व्यवस्था का माइंड मैप। इस माइंड मैप में हम आपको बता रहे थे, इस माइंड में हमने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान का वर्णन हुआ, भारत का जो संविधान लिखा गया, तो भारत के संविधान के लिखे जाने में बहुत सारे देशों के संविधान का योगदान रहा। उनको पढ़ाई किया, उनका लिखित हम लोगों ने, जितने भी संविधान के वेत्ता थे, जितने विधि वेत्ता थे, सभी विधि वेत्ताओं ने पूरे विश्व के समस्त, उस समय जो भी संविधान बना था, समस्त देशों के संविधान का अध्ययन किया। वहाँ के संविधान से कुछ विशेष महत्वपूर्ण तत्व उठाए और अपने संविधान में अपने तरीके से वर्णन कर दिया। तो हमने भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ा रहे थे, इसका माइंड मैप बना करके बता रहे थे कि नए वे पर अपने 3G इंस्टीट्यूट के चैनल पर हमने एक नए तरीके से माइंड मैप बनाकर प्रस्तुत कर रहे थे कि आपको पॉलिटी और गवर्नेंस जैसा टॉपिक माइंड मैप में याद हो जाए, कि अगर आपको पढ़ना भी हो तो माइंड मैप के माध्यम से आप लोग इसे याद कर पाए। तो ये या माइंड मैप के माध्यम से तभी संभव हो सकता है आपको याद करना, जब एक एक बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे कि अगर हमारी पॉलिटी और राज्य व्यवस्था को 11 भागों में बांटा गया है, हमने क्या कहा था, 11 भागों में बांटा गया है, तो 11 भागों को सभी भाग याद होने चाहिए। और फिर उन सभी भागों के अंदर जितने भी अध्याय हैं, लेसन है, उन लेसन याद होने चाहिए। फिर एक एक लेसन के अंदर क्या क्या है वो आपको ऑटोमेटिक जब आप लोग याद कर लेंगे और माइंड में बना करके याद करेंगे, कि आंखें बंद करके आप लोग देखेंगे कि संवैधानिक ढांचा, पहला भाग है संवैधानिक ढांचा, दूसरा है संसदीय कार्य प्रणाली। संसदीय कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, तो सरकार की कार्य प्रणाली दूसरा भाग है। तीसरा भाग है केंद्र सरकार, चौथा भाग है राज्य सरकार, पांचवा भाग है स्थानीय सरकार, छठवां भाग है केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र, सातवां भाग है संवैधानिक निकाय, आठवां भाग है गैर संवैधानिक निकाय, नवां भाग है अपन अन्य संवैधानिक आयाम, दसवां है राजनीतिक गतिशीलता, और 11वां है संविधान की कार्य प्रणाली। संविधान किस प्रकार कार्य करता है। आप संवैधानिक ढांचे पर बात करते हैं कि पहला भाग जो था संवैधानिक ढांचा, उसमें हमने बताया था कि 11 अध्याय आपको पढ़ने हैं। 11 अध्याय में क्या क्या पढ़ना है? 11 अध्याय में ये पढ़ना है आपको, पहले पढ़ना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण हुआ तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उस पर बात करेंगे। फिर बात किया हमने, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर तीसरा संविधान की विशेषता, निर्माण तो हो गया, फिर संविधान की विशेषता कैसे क्या क्या है, फिर संविधान की उद्देशिका, यह संविधान का प्रस्ताव, चौथा अध्याय हमने पढ़ा। पांचवा अध्याय हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र रखे गए हैं संविधान में, तो अध्याय पांचवा पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग अध्याय छठा पढ़ा, भाग एक के अंतर्गत संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत छठवां अध्याय हम लोग पढ़े नागरिकता, सातवां अध्याय पढ़े मौलिक अधिकार, आठवां अध्याय पढ़े राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नवां पढ़े आपका मौलिक कर्तव्य, दसवां पढ़े आपका संविधान का मूल ढांचा, और 11वां पढ़े किस प्रकार से हमारा संशोधन होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा संविधान का संवैधानिक ढांचा है। तो संवैधानिक ढांचा को 11 भागों में बांटा गया, तो 11 भागों में, 11 भाग याद होने चाहिए आपको माइंड में, और जब 11 भाग माइंड में याद होंगे तो आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है आपका कि आप लोगों को क्या करना है कि माइंड में माध्यम से, तो हम संवैधानिक ढांचा पढ़ा चुके हैं, सरकार की कार्य प्रणाली पढ़ा चुके हैं, सरकार की शासन प्रणाली कैसे कार्य करती है बता चुके हैं, सरकार की कार्य प्रणाली, और तीसरा भाग जो है वो केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार में हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, तथा उसके बाद में संसद पढ़ा हमने। अब इसके बाद में हमने संसद पढ़ने के बाद में हम पढ़ रहे थे संसदीय समितियां, संसदीय मंच तथा संसदीय समूह। मतलब 3 अध्याय एक साथ हम लोग माइंड मैप बनाएंगे और इनके कार्य, उद्देश्य तथा इनका अर्थ तथा इनके विशेष कार्य देखेंगे। इन पर हम लोग जानेंगे कि संसदीय समितियां क्या है। संसदीय समितियां, इसके पहले हमने पढ़ा था मंत्रिमंडलीय समितियां, उसके पहले पढ़ा था मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद सब केंद्र का पढ़ा था, तो केंद्र सरकार अभी चल रहा है। इसके बाद हम जब चालू करेंगे तो इसके बाद अभी हमको और पढ़ना है थोड़ा
थोड़ा क्या पढ़ना है कि उच्चतम न्यायालय पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय की समीक्षा, उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, फिर उसकी न्यायालय की समीक्षा पढ़ेंगे, फिर न्यायालय का समूह पढ़ेंगे, फिर जनहित याचिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राज्य सरकार पढ़ेंगे, राज्य सरकार का माइंड मैप बनाएंगे, भाग चौथे का, भाग पांचवें का, ऐसे ही कर करके हम आपके सभी 13 भाग का माइंड मैप बना देंगे। तो माइंड मैप जब बना देंगे तो आप लोग आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि संसदीय समितियां और संसदीय मंच और संसदीय समूह जो आपके सामने है, अब इनको क्या करना, कैसे माइंड में बनाना है, तो आपको याद करना है कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसदीय समिति और संसदीय मंच और संसदीय समूह का अर्थ क्या होता है, ये कार्य कैसे करती है। तो हम आपको बता दें कि संसदीय समिति जो होती है, तो इसको संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं तथा जिनके निर्देशानुसार कार्य करती है। तो मतलब संसदीय समिति वह समिति होती है जिसकी नियुक्ति क्या करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, नियुक्ति अथवा निर्वाचन होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करता है, और यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति है उनके अकॉर्डिंग वो जो कार्य सौंपते हैं वो निर्देशानुसार कार्य करती है, जो कार्य सौंपते हैं वो कार्य करती है, क्या संसदीय समिति करती है। तो किसके द्वारा गठित होती है, ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा उनके निर्देशानुसार नियुक्त होती है। तो इसका यही अर्थ है। फिर इसके बाद में संसदीय मंच का अर्थ है कि संसदीय मंच की स्थापना के कई आयाम हो सकते हैं, जैसे संसदीय फोरम, इसी को मंच को ही फोरम बोलते हैं। तो संसदीय मंच की स्थापना के कई उद्देश्य हो सकते हैं, कैसे कि एक मंच किसी के लिए जनहित याचिका के लिए मंच बना, युवाओं के लिए मंच, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए मंच बन सकता है। तो इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सदस्यों को ऐसा मंच प्रदान करना, संसदीय सदस्यों को ऐसा मंच प्रदान करना जहां वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा कर सके। ऐसा मंच प्रदान किया जाता है कि विशेष मुद्दों पर वो लोग सार्थक चर्चा कर सके, किनके साथ, मंत्रियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ तथा नोडल मंत्रालय के साथ ये लोग अपने साथ क्या कर सके, चर्चा कर सके, विशेष मुद्दों पर चर्चा कर सके। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं संसदीय समूह का अर्थ क्या होता है। संसदीय समूह का अर्थ होता है कि विभिन्न सांसदों के बीच, संसदीय समूह जो होता है, संसदीय समूह तो मतलब विश्व के संसद ऐसे ही होंगे, जैसे भारत में संसद है ऐसे विश्व में भी होंगे संसद। तो कहने के तात्पर्य कि विभिन्न सांसदों के बीच, विभिन्न सांसदों मतलब अपने तो सांसद, बाहर के भी सांसद, विदेशी सांसद भी, विभिन्न सांसदों के बीच संबंधों की स्थापना एवं विकास, राष्ट्रीय सांसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। क्या संसदीय समूह क्या रहा है कि विभिन्न सांसदों के बीच संबंधों की स्थापना एवं विकास, राष्ट्रीय सांसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। अब इसके बाद में संसदीय समिति, संसदीय मंच, संसदीय समूह के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, तो पहले संसदीय समिति का जो उद्देश्य है कि संसद के कार्य विधि जटिल और बृहद है। संसद के कार्य और विधि जो है जटिल है, इसके विविध जटिल और बृहद है। साथ ही संसद के पास ना तो समय है और ना ही आवश्यक विशेषज्ञता है, विशेषज्ञता है कि आवश्यक विशेषज्ञ हो, कोई विधायी विशेषज्ञ हो, तो क्या करते हैं जिससे समस्त विधायी कार्यों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। मतलब उनके पास विशेषज्ञता नहीं होती, ना समय होता है कि किस प्रकार से किसी विशेष मामले पर गहन जांच करें, उसके लिए संसदीय समिति बनती है। तो समस्त विधायी कार्यों का तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके, इसलिए संसदीय समितियां कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। संसदीय समितियां क्या करती हैं, कर्तव्यों के निर्वहन में सांसदों का मदद करती हैं। और संसदीय मंच का उद्देश्य क्या है कि सदस्यों को एक ही ऐसा मंच प्रदान करना,
सदस्यों को एक ही ऐसा मंच प्रदान करना जहां वे संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों तथा नोडल मंत्रालय के प्रमुख चिंतनीय विषयों के प्रति, साथ ही जमीनी वास्तविकताओं के प्रति भी संवेदित करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संसदीय मंच जो है ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर बहुत सारे विशेषज्ञ, मंत्री और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख चिंतनीय विषयों के प्रति, प्रमुख चिंतनीय विषयों, ऐसे विषय जिन पर सोचा जा सके, चिंतनीय हो, जिन पर विचार किया जा सके, चिंतनीय विषयों के प्रति, साथ ही जमीनी वास्तविकताओं को जानने के लिए एक मंच प्रदान करता है क्या, संसदीय मंच। अब संसदीय समूह के उद्देश्य क्या है? संसदीय समूह के उद्देश्य है, संसदीय समूह के उद्देश्य संसद के सदस्यों के बीच आपसी समूह का मतलब, संसदीय समूह का मतलब आपसी संपर्क बढ़ाना। किनके किनके? संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना तथा राजनीतिक मुद्दा, सुरक्षा संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करना। पर क्या करना? सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी देखो कौन कौन सी, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी और आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करना तथा सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, सांसदों तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा के आधार, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? संसदीय समूह पर कार्य किया जाता है, संसदीय मंच, संसदीय समूह द्वारा कार्य किया जाता है। क्या? संसदीय समूह के उद्देश्य संसद के सदस्यों के बीच में आपसी संपर्क बढ़ाना होता है तथा उनको एक मंच प्रदान करना तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करना सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि संसदीय समूह पर बात किया, संसदीय मंच के उद्देश्य पर बात किया, संसदीय समितियों के उद्देश्य पर बात किया। अब बात करते हैं संसदीय समिति के कार्य। अब संसदीय समिति के कार्य बहुत होते हैं, वैसे ही संसदीय मंच के कार्य होते हैं, वैसे ही संसदीय समूह के कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संसदीय समितियों के कार्य, संसदीय समितियों के दो प्रकार के कार्य होते हैं। संसदीय समितियों के दो प्रकार कार्य होते हैं, एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समितियां, एक स्थायी समितियां तथा एक तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां, अस्थायी मतलब तदर्थ समितियां। तो स्थायी समितियां क्या कार्य करती है? इनकी प्रकृति स्थायी होती है। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष के लिए होता है। इनका गठन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है और प्रयोजन समाप्त। स्थायी समितियां जो हैं, स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी समिति, तदर्थ समिति, अस्थायी समिति अस्थायी प्रकार की होती हैं। इनको किसी विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त बनाया जाता है तथा विशेष प्रयोजन पूर्ण होने पर इनको समाप्त कर दिया जाता है। इनका गठन किया जाता है और प्रयोजन समाप्त होते ही बाद समाप्त कर दिया जाता है। प्रयोजन पूर्ण होते हुए इनको समाप्त कर दिया जाता है। फिर कार्य की प्रकृति के आधार पर, अब कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य कैसे किया जा रहा है? तो कार्य की प्रगति के आधार पर जो स्थायी समितियां होती हैं, स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार में बांटा जाता है। कौन? वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच के लिए गठित समिति, परीक्षा एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, और 5वां तुम्हारा सदन का दैनंदिन कार्यों के लिए संबंधित समिति, उसके बाद में सेवा समिति। ये 6 समितियां हैं। तथा तदर्थ ये दूसरी है। इनके कार्य के आधार पर 2 प्रकार से तदर्थ समितियां 2 कोटि की होती हैं। नंबर 1 जांच समिति, दूसरा है सहकारी समितियां। ये 2 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं संसदीय मंच पर। तो संसदीय मंच के जो कार्य होते हैं, संसदीय मंच के कार्य, तो कई कार्य होते हैं संसदीय मंच के, जैसे जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, जिससे कि उन पर विचारोपरांत सरकार या
संबंधित संगठन द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। फिर उपयुक्त कार्यवाही की जा सके, युवाओं के लिए संसदीय फोरम, युवाओं के लिए संसदीय फोरम तैयार करना, बच्चों के लिए संसदीय फोरम तैयार करना, उसके बाद जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यों के लिए संसदीय मंच, फिर भूमंडलीय उष्णता तथा जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच, फिर आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच। इस प्रकार से संसदीय मंच के कई सारे कार्य होते हैं, फिर कई सारे कार्य करता है संसदीय मंच। और संसदीय समूह के कार्य, संसदीय समूह द्वारा भारत की संसद तथा विश्व की अन्य संसदों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। कौन? संसदीय समूह द्वारा भारत की संसद तथा विश्व की अन्य संसदों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। इस कड़ी को प्रतिनिधि मंडलों, शुभेच्छा एवं मिशनों, पत्राचार एवं दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जाता है। किस किस के आधार पर बनाए रखा जाता है? शुभेच्छा मिशनों एवं पत्राचार एवं दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार से हमने बात किया संसदीय समितियां, संसदीय मंच तथा संसदीय समूह, अध्याय 23 में बात किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय पर बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय के सभी आयामों पर माइंड मैप बनाएंगे, और माइंड मैप बनाने के बाद में उच्चतम न्यायालय किस प्रकार से कार्य करता है, उसका अर्थ क्या है, उच्चतम न्यायालय भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं तथा उसके कार्य तथा उसके विधायी कार्य तथा उसके अन्य कार्य तथा उसके क्या क्या वीटो लगाता है, उसके क्या क्या योगदान है भारत में। तो ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे उच्चतम न्यायालय पर। तब तक के लिए मेरे को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।